चलो सबसे पहले तो इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेश्चंस क्वेरीज पहले तो वो निकालो बाहर, अगर कुछ नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अरे किंग डिमांड को हो गया क्या? कुछ एमसीक्यूज बचा है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो बाकी है। हाँ तो डिस्कशन बाकी है ना, चलेगा। और बाकी का सारा एमसीक्यूज हो गया है कि कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने का भी बाकी है? मेरे ख्याल से अभी मेरे को याद नहीं है सब। चलो तो पहले तो आई थिंक वी शुड गो अहेड विथ एमसीक्यूज। मैं ऊपर गया था ये मेरे को याद है, फिर तुम लोग में से 2-3 लोग मेरे को ऊपर मिले, मेरे को ये भी याद है। उसमें से 2 लोगों ने मेरे को बोला एमसीक्यू सॉल्व हो गया है। ठीक है चलो, आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 85-86। स्टार्ट 95 से करना है क्या? एक बार देखो तो 95 के पहले कोई एमसीक्यू है? 49 है, ओके। हाँ, ये 4-5 एमसीक्यूज जो मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया है शायद वो वाले करने हैं, सर्कल एंड ग्रीन। चलो बताओ, वन कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट टिपिकल ऑफ एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। पक्का ए आएगा। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? परफेक्ट कंपटीशन का। ये ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब कहना है इसे बाकी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोपोली के हैं। देख जैसे कि टू मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू नॉन प्राइस कंपटीशन। सिर्फ प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी वो लोग को लेकर भी कंपटीशन है। देन देयर इज प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप वाला कौन सा ओलिगोपोली था? मार्केट में एक लीडर होता है, बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ याद रहेगा तो इसको हम पार्शियल ओलिगोपोली बोलते हैं। फिर अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर देर आर फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स मतलब स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। सो कहने से बाकी के सारे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। नेक्स्ट 49 के बाद डायरेक्टली 95 ना, ओके। बताओ, ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? करेक्ट, there are a few dominant firms and there are substantial barriers to entry. Substantial मतलब अच्छे खासे, good level of barriers to entry. फ्री एंट्री नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, बट थोड़े बहुत बैरियर्स है। लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अगर किसी को अपना नया मोबाइल नेटवर्क लेकर आना है, सिम कार्ड सर्विस, तो उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसी को अगर एविएशन इंडस्ट्री खोलना है तो उसके लिए एविएशन का लाइसेंस लगता है। सो देयर आर सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री। बराबर है। चलो नेक्स्ट वाला कौन सा है? ओके 98 का आंसर दो। Which of the following is the distinguishing characteristic? मतलब कहना है इसे ओलिगोपोली का फीचर पूछा है। तो ओलिगोपोली के अंदर क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। करेक्ट आंसर है। बाकी का अगर तुम लोग देखोगे तो वो ओलिगोपोली के स्पेसिफिक नहीं, ये वाला एकदम स्पेसिफिक टू ओलिगोपोली के देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। जहां तक मेरे को याद है मैंने एग्जांपल लिया रहेगा बाइजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। कोका कोला और पेप्सी, अगर पेप्सी वाले ने 0 कोक लाया तो, या पेप्सी वाले ने 0 डाइट पेप्सी लाया तो कोक भी डाइट कोक लेकर आएगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वाला पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 103। ये नहीं आया ना, बहुत मारूंगा। नहीं आया? डरा मत दीदी ऐसे। सो कहना से द आंसर इज बी, प्राइस रिजिडिटी। क्यों प्राइस रिजिडिटी? क्योंकि प्राइस कम करके मैंने कुछ उखाड़ा नहीं, प्राइस बढ़ा कर भी मैं कुछ उखाड़ पाएगा नहीं, तो चुपचाप जो प्राइस चल रहा है उस पर चलने दो। सो अगर तुम लोग देखोगे ना, ये सब जो एग्जांपल्स अपन ने पेप्सी कोक का लिया था, दे डोंट प्ले द प्राइस गेम, दे प्ले द आउटपुट गेम।
क्वांटिटी वाला गेम खेलते हैं ये लोग, क्योंकि इनको मालूम है कि ये प्रोडक्ट्स में प्राइस पे मगजमारी करके मतलब नहीं है। आर वी क्लियर? श्योर है बेटा? आंसर आया है ना? मेरी तरह तुम भी तो नहीं भूल गए ना हमने यही किया था करके? मैं तो भूल गया था, बट आई होप यू रिमेंबर। चल आगे, नेक्स्ट वाला 104। क्यों सी? मोनोपोली। डी? सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बेटा ये लोगों ने एक एग्जाम्पल बनाकर दिया है, और ये एग्जाम्पल के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स तो बहुत कम है। अदर्स में कितने हैं तेरे को मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। तो अगर पूछते टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, तो तेरा आंसर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पर ये सब टूथपेस्ट के ब्रांड देख, टूथपेस्ट के ब्रांड का नाम ही टूथपेस्ट, डेंटी पेस्ट, शाइनी ब्राइट। आई कांट बिलीव इट्स नॉट द टूथपेस्ट। मतलब वो लोग ने क्या किया, एक फ्रेम्ड एग्जाम्पल बनाया जहां पर वो लोग देखो ये दिखाना चाहते हैं कि देर आर, और बेटा फ्यू सेलर्स का जो मार्केट होता है वो ओलिगोपोली, और क्या मालूम ये अदर ब्रांड हो, मालूम ऐसा है नहीं, बट बोलने में क्या जाता है। चल आगे, क्वेश्चन नंबर 105। डी दारूडिया के बी बेवड़ा? द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस इंक्रीज इज मोर। मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी में चेंज ज्यादा था। ये देख, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स में देर इज मोर चेंज व्हेन द प्राइस राइजेस एज कंपेयर टू व्हेन द प्राइस फॉल्स। सो यस द आंसर इज सी, सॉरी बी। ये थोड़ा ट्रिकी था, मुझे नहीं पता है कि लोगों को आया कि नहीं आया, समझ में भी आया है? श्योर हो? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। इजी है, अगेन सेम एमसीक्यू है, वो हॉरिजॉन्टल डिमांड का परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। नेक्स्ट 107। अब यहां पर क्यों तेरा आंसर सी आ गया? अभी थोड़े टाइम पहले टूथपेस्ट इंडस्ट्री के बारे में बात किया तो तुम लोग ने मेरे को ओलिगोपोली बोला था, पर यहां पर तुम लोग ने मेरे को मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव बोला, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो इंडिया के बारे में है। क्या इंडिया में देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स फॉर टूथपेस्ट? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर कैन आई से दैट अपने को आंसर मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव देना चाहिए। ये बराबर? श्योर हो? पक्का वाला बात? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 108। डी दारूडिया, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सेलर्स आर फ्यू, देयरफॉर इट इज एन ओलिगोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। चल नेक्स्ट वाला 109 है, सी। इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो लोग ने इनकरेक्ट पूछा है। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस स्टेटमेंट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस रिमेन सेम, कांस्टेंट। कैन आई से सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर है? मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक बोला तो भी चलेगा, मोनोपोलिस्ट बोला तो भी चलेगा, मोनोपोली बोला तो भी चलेगा, कंपटीशन नहीं बोलने का। आर वी क्लियर? श्योर हो? पक्का वाला बात है? चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 113 भी है। क्यों सी दिया तुम लोगों ने? एग्जाम्पल दिया, अच्छा उसमें भी एक वर्ड दिया, डोमिनेटेड बाय 1 2 3, डोमिनेटेड बाय फ्यू। डोमिनेटेड बाय फ्यू इज द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली भी बोल सकता है तू, बट पार्शियल ओलिगोपोली में देयर इज अ मार्केट लीडर एंड अदर्स फॉलो। तो ठीक है तू बोल सकता है, बट आई थिंक अपने को इधर थोड़ी ना टाइप ऑफ ओलिगोपोली पूछा है, अपने को तो टाइप ऑफ कंपटीशन पूछा है। तो कंपटीशन में तो ओलिगोपोली आएगा बिकॉज ऑफ फ्यू सेलर्स। ये बराबर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। डी दारूडिया, सालो छापा है आंसर, मां कसम वाला सच खा के बताओ कितने लोगों को ये नहीं आया? पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोगों को ये आया।
ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी इस क्लासरूम में बैठ रहा है स्पेशली ये वाले एरिया में, वो लोग क्लासरूम में नीचे कचरा रख कर जा रहे हैं। जो भी तुम लोग खा रहे हो पी रहे हो, वी हैव डस्टबिन्स बेटा, प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, नॉट ओनली दिस पार्ट ऑफ द क्लास बट एवरी पार्ट ऑफ द क्लास, डू नॉट, आपको ही यहाँ पर बैठना है इवेंचुअली। सो अगर आप ये क्लासरूम को गंदा करोगे तो अपने लिए ही प्रॉब्लम होएगा। तो अपने पास डस्टबिन्स है, प्लीज यूज द डस्टबिन। सो एवरीबडी जो भी खाना खा रहा है, अब अभी कुछ बेवड़े लोगों का शार्पनर का कचरा नीचे पड़ा हुआ है, दैट इज स्टुपिडिटी। किसी का पेपर बोट नीचे पड़ा हुआ रहता है, किसी का वेफर का पैकेट नीचे पड़ा रहता है। आई डोंट थिंक सो वी स्टे इन आवर होम दैट वे, जहाँ खाया वहीं कचरा रखकर थोड़ी जाते हैं अपन। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, ये तो अपने लिए और भी ऑस्पिशियस जगह है, कंसिडरिंग दैट इट इज अ क्लासरूम। सरस्वती माता होती है बेटा, प्लीज रिस्पेक्ट द क्लासरूम, ट्राई नॉट टू थ्रो ऑल द डस्ट इन दिस क्लासरूम नीचे, क्योंकि पूरा दिन है ना लेक्चर रहता है, फिर साफ सफाई कब करने का। हमारा 8 बजे तक तो लेक्चर रहता है, फिर सुबह को एक बैच रहता है, दोपहर को तुम्हारा बैच रहता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज एंश्योर के क्लासरूम को क्लीन रखो। अगर कहीं पर भी कचरा नीचे दिख रहा है, अपना क्लासरूम समझकर उसको प्लीज डस्टबिन के अंदर वो कचरे को डाल दो, चाहे तुमने कचरा किया या नहीं किया। किसी ने अगर कचरा करते हुए देखा तो उसको बोलो मत कर, डस्टबिन में डाल। ये सुना क्या? अब बेटा तेरा क्वेश्चन नंबर 143 बाकी है, उसका तो गलत ही गया तेरा। अच्छा वो बता रहा है, देखो आया क्या लॉजिक लगाया, मेरे को मेरे साथ भी शेयर कर। गलत है वो लॉजिक, दिया वाला लॉजिक। यस दिया, हाँ बोल, कोशिश कर, गलत रहेगा तो मैं बता देगा, सही रहेगा तो भी बता देगा। हाँ मतलब तेरा मार्जिनल कॉस्ट जो फॉल हो रहा है, तूने वो वाला पॉइंट लिया, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी? द आंसर इज रॉन्ग। इसका मतलब तुम लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या है वो ही नहीं पता है। हाँ तो वो ARAC अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं? शिवम, ए शिवम, कैन आई से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट? क्या क्वेश्चन में ऐसा क्लियर कट पूछा है? और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट में तू ARAC अप्रोच क्यों यूज कर रहा है? हाँ तो अभी तू MRMC वाला अप्रोच यूज कर और देख तेरे को आंसर मिल रहा है क्या। बेटा आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट ऑफ 2 नल्ला चैप्टर्स। एक लेक्चर में दोनों नहीं होएगा, पर आज के और नेक्स्ट लेक्चर में दोनों हो सकता है विथ योर हेल्प। ऑब्वियसली मेरे को चाहिए कि आप लोग वो चैप्टर थोड़ा सा रीड करके आओगे, स्पेशली चैप्टर नंबर 10। मैं बताएगा क्या है क्या नहीं है। आई विल एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 5 टुडे and I think I will be done with chapter number 5 more than 70% in today's class. The balance 30% I will complete in the next class along with chapter number 10, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही चिंदी है, बहुत ही नॉमिनल है, ना के बराबर कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। चैप्टर 5 थोड़ा बहुत लॉजिकल है, चैप्टर 10 तो रीड वन से, मतलब चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर what happened before 1947, what happened during 1947, what happened after 1947। फिर वो लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। तो ये सब चिंदी है, और पर इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो अनटिल अनलेस तू पढ़ेगा नहीं ना, तब तक तेरे को ये चैप्टर का क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो तेरे को पढ़ना तो पड़ेगा ही, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। सो आई थिंक ये वीक में अपने को 2 लेक्चर्स है, एक मंडे एक वेंसडे। तो वेनेसडे के लिए मैं तुम लोग को थोड़ा सा होमवर्क देगा पढ़ के आने के लिए। यू हैव टू रीड सम 5 to 8 पेजेस एंड कम। तो ऑटोमेटिक रीड करना है, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मार्क करके लाना है। बोलना तो फॉलिंग वाला चाहिए कि राइजिंग वाला चाहिए?
वही लॉजिक भी है, और उसके पहले एक लॉजिक भूल गया तू, एम आर इक्वल टू एम सी। हाँ बस, हाँ एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए। चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ, सब लोगों का ध्यान यहां पर, पेंसिल्स नीचे। चलो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है, पहला वही है ना कॉलम, कि मैंने गलत बनाया है? अच्छा दिया ही नहीं है, मैंने गलत बनाया है। टीसी दिया है, टीएफसी बोला है, टीवीसी ढूंढना है क्या? तो मैं लिख देता हूं इधर टीवीसी। चलो, टोटल कॉस्ट 100 के बाद कितना है? 210, 300, 510, 790, 1060. Can I say total fixed cost remains constant at all levels of output? So when output is equal to 0, total cost is equal to total fixed cost. Therefore TFC is equal to 100. ए बराबर, and can I say TFC remains constant at all levels of output. ये लॉजिक लगाया तो मुझे TFC मिल गया, हर जगह पर 100. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट रिमेन्स कॉन्स्ट. इससे मेरे को मेरा पहला कॉलम मिल गया. फिर टीवीसी का कॉलम लिखा है, तो टीवीसी का फॉर्मूला आना चाहिए. टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी. ये एक एमसीक्यू भी सॉल्व करके दे देगा अपने को, क्योंकि एक क्वेश्चन है. कौन सा है ये क्वेश्चन? 144 के 5. तो यहां पर मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 आएगा. 110, 90, गांजा सॉरी, मेरे को वो कुछ अलग ही दिखा. 200, 300, 410, 690. सो क्वेश्चन था 50 यूनिट्स पर कितना है? 690 इज द आंसर. So total variable cost of 50 units is equal to 790 minus 100 which is equal to 690. ये बराबर है. चल नेक्स्ट, वो लोगों ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्या? नहीं दिया, तो अपने को फॉर्मूला आना चाहिए. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. बोलो कितना है? डैश. कुछ भी. 11 किधर से आया? नहीं रे नहीं, पक्का. कुछ बेवड़े लोगों को ये भी नहीं आया रहेगा, उन्होंने डिवाइड बाय 1 किया रहेगा. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहना इसे 110 डिवाइडेड बाय 10, आंसर 11. 10, वापस 10 ही है, बराबर है. 10, 10.25, 13 बराबर है. अच्छा, एवरेज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू. ए हाँ, बोलो. 21, 15, 13.33, नहीं सुनाई दिया. 12.75, 15.8, 17.67. फिर मार्जिनल कॉस्ट बोला है, तो एमसी ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू. अब ये डेल्टा करने को लोग भूल जाते हैं,
तो लोगों का आंसर क्या आता है? लोगों का आंसर आता है 110. પણ મેં કેટલી વખત કીધું છે આ વાળો ફોર્મ્યુલા વાપરવા માટે? ધીસ વોઝ ધ એક્ઝેક્ટ રીઝન. तू फॉर्मूला लिखता नहीं है, तू सोल्यूशन बनाता नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला लिख, क्योंकि टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस वन करेगा तो आएगा ही नहीं. तो यहां पर क्या आएगा? 11, फिर 9. बोलो क्यों इतना स्लो बोल रहे, समझा नहीं मेरे को. 100 डिवाइडेड बाय 10, 10, 11, 28. श्योर है ना ये? अब अपने को वो लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट कौन से यूनिट का पूछा है? पूछा है तो पहला तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 146. So MC of 20 is equal to TC of 20 minus TC of previous unit. ये बराबर है, चेंज बोला है, अपॉन 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू, बोलो 20th का TC कितना है? 10 का 210 अपॉन 10. तो आंसर क्या है? श्योर है क्या तुम? ओके. सो 90 डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज इक्वल टू 9. पीछे गलत दिए, हो गया रहेगा कुछ एरर. 9 ए डन. श्योर हो तो अपना क्वेश्चन 144 हो गया, अपना क्वेश्चन 146 भी हो गया. और भी कोई हुआ क्या? 143 करते. हाँ ठीक है, पहले 143 के 145. चलो क्वेश्चन नंबर 145. एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. 100 डिवाइडेड बाय कौन से यूनिट का पूछा है? 20. तो तेरा आंसर आएगा 5. क्वेश्चन नंबर 143. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब MR इज इक्वल टू MC. पहला तो यही कंडीशन है तो अपन यही स्टिक करेंगे. कि नहीं से वो लोग ने क्वेश्चन में बोला है कि वी आर अंडर विच कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर वी नो दैट प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू, देयरफॉर प्राइस इज इक्वल टू 14 and therefore MR is equal to 14. So profit maximizing level of output will be at a point where MR is equal to MC. MR 14, MC 14, ये किधर है? है ही नहीं. ऐसे कैसे हो गया भाई? हमने कुछ कैलकुलेशन एरर किया? ऐसा होना नहीं चाहिए था. या तो फिर ये लोग ने प्रिंटिंग एरर किया है. वेट, वी हैव द टेक्स्ट बुक और मेरे को मालूम है ये क्वेश्चन ICAI का है. तो लेट मी चेक. प्राइस डिटर्मिनेशन, यूनिट नंबर, MR MC 3 में. चल देखते. मेरे ख्याल से 1 में है बट आई एम नॉट श्योर. In my opinion, it is in unit number 1. इसमें भी नहीं है, बोल. तो बचा ही क्या है? उसमें ही तो अपन ने MR MC पढ़ा था ना. ये इसमें भी नहीं है. ऐसा कैसा हो गया? है रे, किधर तो है, रुक ढूंढने दे अभी. सो देख, MR MC इक्वल आना चाहिए था तो 14 वाला पॉइंट होना चाहिए. एंड दैट शुड हैव बीन आर PMLO, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. ये रहा वो क्वेश्चन. तो बेटा क्वेश्चन में नंबर्स देख तो सही है क्या आपने? और वहां पर कितना दिया है?
सो दैट इज द एरर. वहां पर वो लोग ने 510 लिया है, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन इज 540. सब चेंज हो जाएगा. यस, क्वेश्चन नहीं, वहां पर चेंज कर देना. वो जो टोटल नहीं, बाकी दोनों क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. तू ये चाहिए तो वापस बना लेना इसका सोल्यूशन, अब तेरे को आंसर मिल जाएगा. $4.36. सो बेटा देख, ये टोटल कॉस्ट का नंबर बदल जाएगा, वो 540 हो जाएगा, तो सारे नंबर्स वापस चेंज हो जाएंगे. बट लॉजिक आई होप यू आर क्लियर दैट आई हैव गिवन. तो यू विल हैव टू रीसॉल्व दिस कंसिडरिंग दैट देयर इज एन एरर. तो एक बार वापस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके आना, कुछ डाउट रहेगा तो मैं सॉल्व करके देगा. आंसर आएगा MR14 MC14. MR ये देख, ये रहा, टेबल भी है, रेडी है. किसी को अगर कॉपी करने का है तो अब भी कर लो. घर पे करेगा, खुद से करने का ट्राई करना, क्या फर्क पड़ता है. सो अपना आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? 40 बर्गर्स, क्योंकि MR इक्वल टू MC उधर ही आ रहा है. ये बराबर श्योर हो, पक्का? ऑल राइट. सो मेरे को है ना कुछ मार्किंग्स देना है तुम लोगों को. सबसे पहला तो यहां पर ही है ना, पेज नंबर नोट कर लो. ICAI चैप्टर 4 यूनिट 1. I repeat, ICAI chapter 4 यूनिट नंबर 1. वहां पर लिख दो रीड पेज नंबर 4.7. रीड पेज नंबर 4.7. यहां पर तुम लोग को ये डिस्टिंग्विश बिटवीन दिख रहा है? मेरे को ये तुम लोग से रीड किया हुआ चाहिए बिफोर यू गो इन योर एग्जाम. ये नोटबुक में ही लिखना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है. आई रिपीट, चैप्टर 4 यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 4.7, टेबल नंबर 1. उसके बाद चैप्टर 4 यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 4. एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है 4.5, मेरे को एक बार चेक करने दे. 5.6 5.7 है मेरे ख्याल से, बट बेटर टू बी श्योर. हाँ ये रहा, पेज नंबर 4.55 56, पेज नंबर 4.55, पेज नंबर 4.56. ये दोनों पेज पे टेबल नंबर 7 करके दिखता है. वेरी इंपॉर्टेंट. मस्त. ये देख, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का जो भी अपन ने पढ़ा है वो. तो एग्जाम में जाने के पहले ये वाला एक पेज पढ़कर जाना चाहिए. मैंने ऑलरेडी कवर करवाया है, सिर्फ नोट्स के फॉर्म में इधर ही है. आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. तेरी मर्जी है, तेरे को लिखना है तो तू लिख. देख, तेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि यार फ्यूचर में मैं किधर जाके पेज वेज पलटाऊं, तो लिख डाल. और तेरे को लगता है कि तूने लिखा है, देख तेरे को तो लिखना ही चाहिए महेश. हाँ मतलब तू छोड़ दे, बाकी का मेरे को नहीं मालूम है, बट इफ यू आस्क्ड मी यू हैव टू राइट. यस मैम, अपने नोट्स में भी है, सेम है, देख जरा. आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर है तो अच्छी बात है. गुड. मतलब अपन वैसे भी नोट्स अपडेट करते ही रहते हैं टाइम टू टाइम. तो अगर लक्ष्य को पता, लास्ट टाइम अपन ने इतने सारे एमसीक्यूज किए ही नहीं थे, 110 एमसीक्यूज किए थे. इस बार हम लोग ने नोट्स अपडेट करके 150 एमसीक्यूज किए. सो गुड दैट दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक एज वेल. टेबल वाला भी अपन ने आईसीआई से ही किया था, पर ये वाला इस बार अपने टेक्स्ट बुक में आ गया है, विच इज गुड. अच्छा, अब है ना अपना अपने वाले मटेरियल पर आ जाओ. प्रोफेशनल एकेडमी का मटेरियल में ओलिगोपोली वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पर
तुम लोगों को पेज नंबर 142 वहां पर 3 मॉडल दिखते रहेंगे. ओके 143 वहां पर अगर तुम लोग बी वाला पॉइंट पढ़ोगे ना, बी, तो एक कॉर्नॉट मॉडल, एक स्टैकलबर्ग मॉडल और एक बर्टैंड मॉडल दिखता रहेगा. मार्क करो उसको, इंपॉर्टेंट. अच्छा, अपन क्या बोलते हैं बेटा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इधर वी कैन कंट्रोल द प्राइस और वी कैन कंट्रोल द आउटपुट, वी कैन नॉट कंट्रोल बोथ. तो देख कॉर्नॉट काका, कॉर्नेटो नहीं, कॉर्नॉट काका क्या बोलता है, कंट्रोलिंग वेरिएबल इज आउटपुट. मतलब अकॉर्डिंग टू कॉर्नॉट वी शुड कंट्रोल द आउटपुट. स्टैकलबर्ग बोलता है बराबर है, आउटपुट को कंट्रोल करो, पर मार्केट का राजा जो रहेगा ना वो पहला लेकर जाएगा. इसका मतलब द लीडर डिसाइड्स द आउटपुट बिफोर द अदर फर्म्स. मतलब कहना से ये दोनों मॉडल कॉर्नॉट और स्टैकलबर्ग, आई रिपीट, दोनों मॉडल कॉर्नॉट और ये दोनों क्या फोकस करते हैं, आउटपुट. पर कॉर्नॉट ने क्या बोला कि देयर इज नो लीडरशिप, जबकि स्टैकलबर्ग क्या बोलता है कि देयर इज अ लीडरशिप. जो भी मार्केट का लीडर रहेगा वो अपना आउटपुट लेगा और बाकी का इनकी कुत्तों में बांट देगा. कुत्तों में मतलब अदर फॉर्म्स. और बरत्रा काका, बड़त्रा नहीं, बर्ट्रैंड मॉडल क्या बोलता है, द फॉर्म्स कंट्रोलिंग वेरिएबल इज प्राइस. सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड मॉडल द फॉर्म्स कंट्रोलिंग वेरिएबल इज डैश. देखो ये तीनों मॉडल याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये एमसीक्यू आ जाएगा. सिंपल. आर वी क्लियर विद दैट, आर यू श्योर, पक्का. फिर यहाँ पर वो लोग ने ऑलरेडी बहुत सारा नोट्स वगैरह दिया है, हमने किंग डिमांड को यहाँ पर बनाया है. एंड एट द बॉटम एक्चुअली ये ना एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, सोनी, पोली सोनी. सोनी का मतलब बायर होता है, मोनोप्सोनी, डियोप्सोनी. तो मेरे ख्याल से ये है ना अपने आईसीआई के मटेरियल के अंदर दिया है, पेज नंबर 4.62. अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स. तो ये 3-4 चीजें हैं जो तुमको आईसीआई मटेरियल से कवर करनी है. यूनिट 3 4.3 बोला ना, 4.62. सो बेटा मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है, सिंगल बायर, बायर. फिर ओलिगोप्सोनी का मतलब फ्यू बायर्स. और बायलैटरल मोनोपोली मतलब खरीदने वाला भी एक और बेचने वाला भी एक. सो इस पे ना कभी कभार गलती से एक आधा एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज मोनोप्सोनी, व्हाट इज ओलिगोप्सोनी, व्हाट इज बायलैटरल मोनोपोली. तो ये चारों कॉन्सेप्ट्स यहां से पढ़कर नोटबुक में लिखना है तो लिख देना. सो अपन ने क्या क्या 3-4 छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो इधर उधर था वो अपन ने किया. एक तो वो मॉडल्स, कौन सा मॉडल था, कॉर्नॉट, बर्ट्रैंड एंड कॉर्नॉट, स्टैकलबर्ग, बर्ट्रैंड. फिर अपन ने पढ़ा ये वाला अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, डियोपोली, मोनोप्सोनी, ओलिगोप्सोनी एंड बायलैटरल मोनोपोली. और डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं एग्जाम में आए ना आए भाई तू पढ़कर जा, तेरे को बहुत हेल्प होएगा, एक्सेसिव हेल्प होएगा. नोटबुक में लिखोगे तो और भी बेटर है. चॉइस इज योर्स. आर वी क्लियर, आर यू श्योर? आई एम गिविंग यू 5 minutes, go through everything that you have done till now and if there are any doubts let me know. MCQs में भी अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं सॉल्व करेगा, नहीं रहेगा तो आई थिंक वी शुड गो टू द नेक्स्ट पार्ट. That is our next chapter, that is chapter number 5. अपना कोई भी एमसीक्यू बचा नहीं है ना फ्रॉम दिस चैप्टर, ऑल सॉल्व्ड, ऑल डिस्कस्ड. डू यू वांट मी टू हेल्प यू विथ एनी एमसीक्यू राइट नाउ? डन. तो बेटा घर पे जाकर प्रिपरेशन कर चालू रखना. आई होप नेक्स्ट वीक का टेस्ट तुम लोग ने देख लिया है, साथ में नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल भी आई होप तुम लोगों ने देखा है. सो ये मेरे को मगजमारी नहीं चाहिए. अभी अगर कोई दिमाग खाया है ना फोड़ डालूंगा.
हाँ वेलकम। सालो मरवाओगे किसी दिन, तुम्हारे चक्कर में मैं न डूबू किसी दिन। हाँ बच्चू। तो ensure that you are preparing really very well. Whatever doubts you have, please ask sir before your test in terms of writing, because conceptual तो मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट ही है। कैसे पेपर वगैरह लिखना है वो चाहिए तो एक बार सर से बात करके, मुझे लॉ के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए। कोई भी मतलब प्रिपेयर कर बेटा, दिन रात एक कर दे, मेरे को नहीं पता है, दैट इज योर प्रॉब्लम। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, कंपनीज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ योर सीए इंटर। तो अगर तेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो तेरे इंटर में जो लेवल के लगेंगे ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। सो दिस वीक एनीवेज देयर इज नो कॉलेज, प्लस आई बिलीव कि ये टाइमिंग एक तरीके से बेटर है। माई पर्सनल फीलिंग इज दैट, यू माइट हैव अ डिफरेंट फीलिंग, इट इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इन द एंटायर मॉर्निंग यू गेट टू स्टडी। जब सुबह को 10:30 बजे का या 11 बजे का लेक्चर होता है, ना तू सुबह को पढ़ता है ना तू शाम को पढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। तुम लोग का फीलिंग अलग हो सकता है, मैं मेरा फीलिंग का बात कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली लगता है ये टाइम बेटर है कि आप 1:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक लेक्चर बैठो। आई माइट इवन एक्सटेंड द लेक्चर टिल 8:30 इन द कमिंग वीक्स। फिर घर पे जाकर खाओ पियो सो जाओ, सुबह को जल्दी उठकर पढ़ाई करो। या तो अगर तुम लोग को लेट पढ़ने का आदत है तो घर पे जाओ, खाओ पियो, पढ़ाई करो और सुबह को लेट उठो, बट पढ़ने का तो टाइम मिल रहा है। वॉट दैट इज योर प्रॉब्लम, यू वर्क आउट द वे यू वॉन्ट टू डू इट। एनीवेज नेक्स्ट वीक से कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है टू कीप द लेक्चर्स इन द मॉर्निंग, प्लस टीचर्स का भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जब तक पॉसिबल था तब तक हम लोगों ने रखा तुम लोगों के लिए लेक्चर्स इन द फर्स्ट हाफ, एंड अब से पॉसिबल नहीं होने वाला है टिल वी कंप्लीट आवर सिलेबस, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छे स्पीड पर चल रहा है। आप लोगों का लॉ में क्या क्या पढ़कर हो गया है? एक ही चैप्टर हुआ है? ऐसा साइमल्टेनियस चल रहा था क्या? अभी हो जाएगा, वो अलग बात है। आई थिंक इतना 3 लेक्चर्स डाला है, 2 से 3 तो डाला ही है जितना मुझे याद है। हाँ 2 तो मिनिमम बोला है मैंने एवरी वीक, जितना ऊपर का आया वो बोनस। अच्छा अकाउंट्स का पोर्शन सेफ चल रहा है बहुत, मतलब सब अच्छे से। मैथ्स मतलब देख, राकेश मिश्रा सर का तो ऑलमोस्ट हो गया है, एंड निशित सर तो अलग ही लेवल पर चलते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे लिए भी आज खुशी वाली बात यह है कि 2 लेक्चर तो मेरे बच गए 4 लेक्चर कैंसिल होने के बाद, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तक परफेक्ट कंपटीशन पर भी नहीं पहुंचा हूं तुम्हारे बैच में। सो अपना तो ये चैप्टर खत्म हो गया, तो आई थिंक इको इज ऑल्सो रनिंग गुड। जैसे ही एक बार अकाउंट्स मैथ्स खत्म हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली लॉ के लेक्चर्स बढ़ जाए। तो यू डोंट हैव टू वरी, प्लीज इंश्योर कि आप लोग अभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरे को वेडनेसडे से लेकर संडे तक पूरा लॉ ही चाहिए भाई। वेडनेसडे से संडे पूरा एक एक्ट कंपनीज एक्ट है, विच इज इनफ टाइम टू स्टडी 1 एक्ट। और मेरे को लगता है वो स्कोरिंग भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 22 मार्क्स 21 मार्क्स का तुम लोग, मतलब भाई 20 मार्क्स 20% हो जाएगा। तुम लोग भी है ना, थोड़ा सा तुम्हारा सा स्पीड बढ़ाने का कोशिश करते रहना, क्योंकि क्या होता है इनिशियली वी वर वेरी स्लो, कभी कभार अपन बहुत अच्छा होता है, कभी कभार अपना स्लो हो जाता है, तो इवेंचुअली बैलेंस हो गया है। तू ये सिर्फ प्लीज खींच लेगा क्या? कोई एक जन लक्ष्य आ रहा है, वो आवाज आ रहा है बाहर से बहुत। चलो, तो मेरे ख्याल से द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर इन योर इकोनॉमिक्स is by the name of business cycle, because this chapter you have also studied in your past 11th standard में छोटा सा एक पार्ट था, concepts in macro economics करके कुछ तो पढ़ा था। और बेटा concepts in macro economics में एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। नहीं भी आता है मैं समझा देगा, बहुत ही इजी है। कहना इसे, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का लाइन। कौन सा लाइन? कहना इसे, हर एक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा चाहिए? ऐसा डाउनवर्ड चाहिए, ऐसा कांस्टेंट चाहिए, ऐसा अप डाउन चाहिए, कि कॉन्स्टेंटली राइज हो वैसा चाहिए?
इसीलिए मैंने वैसा ही बनाया। बट कहना से ये रियलिटी है कि ये एक्सपेक्टेशन है? रियलिटी क्या है? हर एक के जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, वैसे बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये जो अप्स एंड डाउन्स है उसी को बोलते हैं हम बिजनेस साइकिल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बोलो बेटा। बिजनेस साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस है। पहला वाला फेज तेजी का, इन्फ्लेशन। ओके, आई अग्री विथ यू, बट द बेटर वर्ड इज एक्सपांशन। क्या वर्ड यूज करने का बेटा? एक्सपांशन के अंदर इन्फ्लेशन होता है। आई अग्री विथ यू ऑन दैट, बराबर। सो कैन आई से फर्स्ट स्टेज इज एक्सपांशन। एक्सपांशन में तुमको क्या लगता है, सब कुछ अच्छा होता रहेगा कि सब कुछ बुरा होता रहेगा? तेजी है मतलब आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, लोगों का इनकम, क्योंकि अगर लोग काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो खर्चा, कंजम्पशन बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, नया नया चीजों के ऊपर लोग स्पेंड करेंगे तो उसके लिए लोग लोन लेंगे, बैंक का क्रेडिट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट्स का फेवरेट कलर ग्रीन रहेगा। इकोनॉमी, सिंपल भाषा में बोलूं ना, तुम्हारे घर पर जो बात होता है वही बिजनेस साइकिल है, तेजी और मंदी। सुना है ये वर्ड्स घर पे? इकोनॉमी में तेजी है, अरे अभी तो मंदी आ गया है, बस ये तेरा पूरा चैप्टर है। तेजी का मतलब इकोनॉमिक भाषा में एक्सपेंशन। फिर जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पीक। माउंटेन का टॉप मोस्ट पॉइंट को कैसा पीक बोलते हैं, वैसे इकोनॉमी का पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। फिर जिंदगी बर्बाद हो गया, रिसेशन। रिसेशन बहुत छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। रिसेशन जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, कॉन्ट्रैक्शन इज एन एंटायर फेज, बट कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम रिसेशन बोल सकती है। और उससे भी गया गुजरा जो हालत रहेगा वो रहेगा ट्रफ। ट्रफ इज द लोवेस्ट पॉइंट। सो बेटा अगर मेरे को यहां पर ये डायग्राम के अंदर भी स्टेजेस का नाम लिखने का रहेगा ना, तो ये वाला एक्सपेंशन, ये वाला पीक, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन, और लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। सो डैश एंड डैश आर द टर्निंग पॉइंट्स। पीक एंड वहां से टर्न मारा, सो इसको टर्निंग पॉइंट्स बोल दिया। बाय द वे इसको भी अपन एक नाम देते हैं, पर ये कोई स्टेज नहीं है, इसको बोलते हैं रिकवरी। मतलब इट इज सिमिलर टू एक्सपेंशन अगर तू देखेगा तो ट्रफ में था। ट्रफ का अगर और सिंपल भाषा में बोलूं तो डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद आदमी रिकवर होता है, तो रिकवरी का फेज आया। सो बेसिकली बिजनेस साइकिल के टोटल कितने फेजेस है? 4। पहला फेज एक्सपेंशन, दूसरा फेज पीक, तीसरा फेज कॉन्ट्रैक्शन, चौथा फेज ट्रफ। एक्सपेंशन और पीक में चीजें कंपैरेटिवली बेटर है, ट्रफ और कॉन्ट्रैक्शन में चीजें बिगड़ती है। इसमें भी अगर मैं बोलूं तो पीक का जो स्टेज होता है, कहना इसे, इसमें ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना स्पेंडिंग कम कर देते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि बाप रे इतना प्राइसेस बढ़ गया, अभी क्या करने का। सो मैं हमेशा से एक बोलता है, बेटा देख, जैसे जिंदगी के अंदर एक इंसान भी तब तक जिंदा है जब तक उसके ईसीजी में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जैसे ही एक फ्लैट लाइन आया ना, इसका मतलब उस आदमी का हो गया ओम भट्ट स्वाहा, आदमी गया। वैसे ही क्या कोई भी इकोनॉमी के अंदर ऐसा स्टेबल ग्रोथ रेट हो सकता है? कुछ ना कुछ तो कांड होएगा ना। तू सोच, एक वक्त पर ट्रम्प और इलॉन मस्क कितने अच्छे दोस्त थे, मतलब अभी कल की बात है कि चड्डी बड्डी थे, पर ये चड्डी बड्डी कब एक दूसरे की मां बहन करने लगे पता चला। उसकी वजह से पूरा इकोनॉमी का वाट लगेगा, उनके इकोनॉमी का वाट लगेगा ना, अपने इकोनॉमी का वाट लगेगा, क्योंकि इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। तो क्या होता है कि बिजनेस साइकिल्स आर वेरी मच कंटेजियस इन नेचर। ये क्या वर्ड यूज किया बेटा? कंटेजियस का मतलब क्या होता है कि वो फैलता है। शुरुआत एक देश में होता है, असर किसी और पर पड़ता है। तो दोस्ती दो लोगों में होती है, पर किसी तीसरे के आने के वजह से सबका रिलेशन बिगड़ता है। तेरे को बोल रही है ये
बेटा तू समझी नहीं शायद मेरा एग्जाम्पल, बट इट्स ओके, छोड़। तो कहना इसे दैट एक्सपांशन में क्या होता है, देख लव लाइफ और बिजनेस साइकिल सेम है। आई रिपीट, हाँ थर्ड पर्सन, लव लाइफ और बिजनेस साइकिल सेम है, तो एक्सपांशन का फेज और लव लाइफ का फर्स्ट फेज सेम है। जब पहली बार किसी को देखा तो दिल से गाना निकलता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बिजनेस में बिजनेस साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, साले तू गलत सोच रहे है। बिजनेस साइकिल होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाएं हम, प्रॉफिट्स की बाहों में मर जाए हम। सो कहना इसे एक्सपेंशन के फेज में क्या चाहिए, आउटपुट बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़ना चाहिए, क्रेडिट बढ़ना चाहिए, नए नए चीजों के ऊपर खर्चा बढ़ना चाहिए। फिर क्या होता है, लव लाइफ में भी पीक होता है, बिजनेस लाइफ में भी पीक होता है। लव लाइफ में पीक होता है मतलब क्या होता है, दूसरे लोग तुम्हारे लोगों का रिलेशनशिप देखकर जलते हैं। मतलब यू आर लाइक दैट OTP, वन ट्रू पेयरिंग। ओ माय गॉड, ट्रू लव। तो जब इकोनॉमी भी टॉप पे होता है तो किसी ना किसी की नजर तो लगती है ना। पर पहले टॉप का बात करते हैं, तो टॉप पर दिल से कौन सा गाना निकलेगा, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठ, अखियां नु अखियां मिला। मेरे को भी इतना ही आता है जाने दे। मेरा कहने का मतलब कहना है इसे, जैसे लव लाइफ में पीक होता है, तुमको किसी का फर्क ही नहीं पड़ता है, तू मेरी जिंदगी मैं तेरी जिंदगी, बाकी सब दुनिया गया भाड़ में है। बिजनेस साइकिल में भी ऐसा ही है, अगर योर बिजनेस इज एट पीक, योर इकोनॉमी विल बी एट पीक, तो एवरी अदर इकोनॉमी वांट्स टू बी इन योर पोजीशन। जैसे कि आज यूएसए, भले कितना ही थर्ड क्लास देश क्यों ना हो, बट कहने से उसका इकोनॉमी बहुत पावरफुल है। हर एक कंट्री को क्या लगता है, यार यूएस से पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसा इंडिया के साथ कब होगा, अपने को भी तो चाहिए ना अपना वो पोजीशन, वट वाला होना चाहिए। वट वाला पोजीशन पीक का है, पर देख बेटा पीक पर टच करके ऐसा छन से गिरना चाहिए कि पीक को मेंटेन करने को आना चाहिए। इसीलिए यूएस का औकात है, अपना नहीं है, क्योंकि यूएस हैज बीन एट द पीक ऑफ ऑल द इकोनॉमीज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो अगर गिरता भी है ना तो भी दूसरे इकोनॉमीज के कंपैरिजन में वो काफी ऊपर है। पर अगर अपना इंडियन इकोनॉमी अपन पीक पर पहुंच गया और अगर उसको सस्टेन नहीं कर पाए तो उसका कोई फायदा है क्या। फिर क्या हुआ, लव लाइफ में ब्रेकअप हुआ, तो बिजनेस साइकिल में भी ब्रेकअप हो सकता है ना। अच्छा, अब जैसे कि तुम लोग को याद रहेगा जब कोविड था, तो कोविड के अंदर तो हर इकोनॉमी का वाट लग गया था, इंक्लूडिंग इंडिया। तो उसमें अपवर्ड ट्रेंड आया कि डाउनवर्ड ट्रेंड आया। अच्छा, अगर ब्रेकअप होएगा तो दिल से कौन सा गाना निकलेगा, ब्रेकअप हो गया ना, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। क्योंकि शिवम को लगा कि एसी नहीं तो एबीसी सही। शिवम को ऐसा ही है ना कि एक नहीं तो दूसरी आएगी, उसमें क्या हो गया। तो इसको क्या लगा कि नहीं नहीं पटा लेगा, मैं मना लेगा एक को, कोई बात नहीं। इसीलिए हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। पर क्या हुआ, सत लौंडी निकली, दिया नहीं, कौन आस्था जो भी थी, सत लौंडी निकली, वो मानी ही नहीं। मतलब इकोनॉमी में रिकवरी हुआ तो कहने से ये जो सपना टूटा है अब धीरे धीरे ये दर्द में तब्दील, मतलब इट इज चेंजिंग इनटू पेन। अब क्या होएगा, तू सोच, अगर इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो आउटपुट गिरेगा, फिर प्रॉफिट्स कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम, लोगों का इनकम कम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल हो जाएगा, स्टॉक मार्केट का फेवरेट कलर रेड हो जाएगा, बैंक से क्रेडिट कम हो जाएगा, जिसने लोन लिया साला वो लोन चुकाएगा भी नहीं। फिर 15 साल के बाद एक पॉडकास्ट आएगा 4 घंटे का इसकी मुआह का। तो कहना है से कि छोड़, जिसको समझना था वो समझ ही गया है। तो यही होता है ना यार, मतलब तू इमेजिन कर, जिसने पैसा लिया वो पैसा देकर भी नहीं जाएगा। तो आज इकोनॉमी का तो हालत खराब हो गया। अब क्या हुआ, उसको लगा था कि चीजें ठीक होंगी पर हुई नहीं, तो बोलते ना दर्द और गहरा हो गया। तो इसके दिल से और दर्द भरे गाने निकले, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई लगे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे रे,
अब क्या हुआ, इसने मनाने का बहुत कोशिश किया, इकोनॉमी में रिकवरी लाने का बहुत ट्राई किया, पर इकोनॉमी में रिकवरी आया, अब रिकवरी नहीं आया तो ट्रफ आएगा, लोवेस्ट पॉइंट। देख, अगर कॉन्ट्रैक्शन से रिकवरी हो जाता है तो अच्छी बात है, पर कई बार इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है। लव लाइफ में भी आदमी डिप्रेशन में आता है, और हाँ आता है ना भाई। मैं क्या बोला तेरे को, तेरा लव लाइफ इज इक्वल टू बिजनेस साइकिल। तेरा लव लाइफ का पहला स्टेज एक्सपेंशन, तेरा लव लाइफ का दूसरा स्टेज पीक, तेरे लव लाइफ का तीसरा स्टेज क्राइसिस, जो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन है, और तेरा लव लाइफ का चौथा स्टेज डिप्रेशन, जिसको यहां पर नाम दिया ट्रफ। अब अगर तेरा ब्रेकअप हो गया तो तेरे दिल के अंदर से क्या आवाज निकलेगी, सुसाइड। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का। ये बराबर याद रहता है तेरे को, हाँ, जुबा पर स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम इसकी आ जाने दे। इन शॉर्ट कहना, इसे ऐसे दर्द भरे गाने निकलेंगे, और एक नहीं बेटा, जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना तो लाइन में 5-6 गाने निकलते हैं। तो जब लॉकडाउन था तभी ऐसा ही हाल था। देख बेटा, जब लॉकडाउन में पहला 15 दिन आया ना तो सब लोगों को मजे थे, सब लोग बोला ओ हो, ऐसा जिंदगी कहां और मिलने वाला है। फर्स्ट 15 days वर प्रोबेबली द बेस्ट इन लॉकडाउन। फिर 15 दिन के बाद है ना, तुमको तुम्हारा बाप भी तुम्हारा बाप नहीं लग रहा था, क्योंकि तुमको तुम्हारे बाप को घर पे इतना देखने का आदत ही नहीं था। यार ये तुम बहुत इंटरफियरिंग है यार, मतलब तुम इंस्टाग्राम पर कुछ डालो तो बाप पीछे है, तुमने अगर स्नैपचैट, अभी घर पर बैठ के आदमी करेगा क्या। देख, लॉकडाउन के टाइम पर अपन ने बहुत मजा किया, पर इकोनॉमी के तो वाट लग गई थी ना। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। 15 दिन तक था तब तक चला, पर जैसे ही लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, लॉकडाउन 4 आया, तब तक दिमाग का माइंड फॉग हो गया। हाँ मतलब तब तक तो ऐसा लग रहा था बस करो यार। मतलब मैंने तो जूम लेक्चर्स लिए भाई, जूम लेक्चर में वीडियो ऑन है, बच्चा इधर बैठा है, पीछे बाप आया है नहाकर टावल के अंदर, टावलिया, आहा क्या क्या नजारे देखे हैं मैंने, क्या बताऊं तेरे को। मतलब पप्पा आकर देख रहे कि बच्चा लेक्चर देख रहे कि नहीं देख रहे, बाप का मुंह नहीं दिख रहा है क्योंकि कैमरा नीचे है, पर बाप का पेट तो दिख रहा है। अच्छा पप्पा ऐसा ऐसा खुजा कर देख रहे। नाउ व्हाट हैपेंड, कहना ऐसे जैसे ही वो लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, तो स्ट्रेस बढ़ गया था और इकोनॉमी ऑलमोस्ट डिप्रेशन पर था। तो क्या हुआ, तेरी मेरी मेरी तेरी बिजनेस प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लॉकडाउन में बयां ना हो पाए। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर हालत बहुत खराब था, तो इकोनॉमी डिप्रेशन में था। और गाना निकला, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी बिजनेस की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम प्रॉफिट्स की चाहत में। मतलब इकोनॉमी में हालत बहुत टाइट है। अब मेरे को बता, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, तड़प तड़प के क्या तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, अच्छा चलता हूं, ऐसा हालत रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में बचाएगा कौन, गवर्नमेंट। दूसरी, फिर अगले दिन अपने मोहल्ले में गवर्नमेंट आई, पर तेरा बात सही, आई गेट इट, मैं तो बिजनेस साइकिल पढ़ा रहा है, तू साले लव साइकिल सोच रहा है। सो अगले दिन अपने मोहल्ले में गवर्नमेंट आई है, दिल से वापस गाना निकलेगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। नहीं सुना ये गाना, मेरे दिल मेरे इकोनॉमी में यूं ही रहना, हाय। धड़कन नाम का एक पिक्चर है बेटा, धड़कन, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, उसमें ये गाना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल मेरे जिंदगी मेरे इकोनॉमी में यूं ही रहना तुम यार यार बन के। मतलब अभी जैसे ही गवर्नमेंट आएगा, क्या नहीं से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगा कि बढ़ा देगा, टैक्सेस, तो इससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का इनकम लेवल बढ़ने लगेगा, तो इकोनॉमी के अंदर क्या आ गया, रिकवरी। एम आई क्लियर, आर यू श्योर? एंड दिस इज योर 70% ऑफ द चैप्टर। 70 आ जाओ, तो मेरे को चाहिए कि यू कम टू योर
प्रोफेशनल एकेडमी का मटेरियल। स्टार्ट करूं क्या? मेरे को कुछ मार्किंग्स भी चाहिए। दूं? चल, तो बेटा सबसे पहला तो मार्क द फर्स्ट पॉइंट, रिदमिक फ्लक्चुएशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे एमसीक्यू आता है। दिखा क्या तुम लोग को फर्स्ट पॉइंट? रिदम, ए रिदमिक मतलब अगर तू देखा तो मेरा बिजनेस साइकिल कैसा, ऐसा लहरा के बलखा के मस्त था, ऐसा लहरा के। इट इज अ रिदमिक फ्लक्चुएशन इन व्हाट? एग्रीगेट। एक जन के बिजनेस का बात कर रहे हैं कि पूरे इकोनॉमी के बिजनेस का? नॉट अ पर्टिकुलर सेक्टर, नॉट अ पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म, बट द एंटायर। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैं मार्क कर रहा, आप लोग भी प्लीज वैसा मार्क करना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड एज अ बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, या तो इकोनॉमिक साइकिल। एक एमसीक्यू आ सकता है महेश, व्हाट इज बिजनेस साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज? बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल और एन इकोनॉमिक साइकिल। बराबर है ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैन आई से बिजनेस साइकिल इज द ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड, ऑल्टरनेट है ना, एक्सपांशन के बाद पीक आता है, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रफ, ट्रफ के ऑल्टरनेट में आता है रिकवरी विच इज एक्सपांशन। सो इट इज द ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच बिजनेस एक्टिविटी? वापस मार्क करना, ओवरऑल। ओवरऑल मतलब पूरे इकोनॉमी का बात किया वापस। अब कोई तो मुझे ये थर्ड पॉइंट समझाएगा। अगर आपने मुझे ये थर्ड पॉइंट नहीं समझाया ना तो आई विल बी रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। Business cycle is the periodic fluctuation in economic activity measured by what is real GDP? Prices of the base year, output of the, मतलब the rise in GDP or fall in GDP is due to prices, के it is due to output। वहां पर लिखो real GDP means changes in GDP। Real GDP means due to the changes in output, not due to the changes in price. Real GDP means changes in GDP due to output comma not due to prices। बेटा क्यों प्राइसेस में चेंज नहीं? क्योंकि प्राइस अपन ने कौन, हाँ नहीं वो तो तेरा बात एकदम परफेक्ट है, बट कैन आई से प्राइसेस अपन ने कौन से ईयर का लिया और बेस ईयर के प्राइसेस तो कांस्टेंट रहते। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देख भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में रियल जीडीपी, रियल इनकम याद है देखो, चैप्टर नंबर 2 मनी इनकम, रियल इनकम। रियल इनकम इज द परचेजिंग। तो देख अपने को नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, इनकम मतलब जो पैसा अपन कमाते, पर इकोनॉमिक्स में रियल इनकम पैसा वही है पर तेरा परचेजिंग पावर। अच्छा नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, जीडीपी मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम प्राइस की वजह से बढ़ सकता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर करेगा तो नेशनल। तो लोगों के दिमाग में तो नॉमिनल ही आएगा, पर तेको पता होना चाहिए कि रियल का फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। किसी को वो भी लिखना है तो योर चॉइस। देखिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका है इन नेशनल इनकम, इसीलिए मैंने ये वाला चैप्टर थोड़ा बाद में लिया, क्योंकि मेरे को ना देख वैसे ही ये चैप्टर है ना, सी यू कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम लक्ष्य एंड देयर इज नो नीड टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम एनीबॉडी, यू योरसेल्फ विल रियलाइज ये एकदम चिंदी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, मेरा अभी जो मैंने लास्ट 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में जो एक्सप्लेन किया उसमें तेरा 60 to 70% चैप्टर खत्म हो गया। इट इज दैट इजी। बट क्या पढ़े बिना जाएंगे तो आएगा, मतलब एक बार रीडिंग तो करना पड़ेगा ना। इसमें तकलीफ क्या मालूम है, इसमें एक ही चीज टफ है, बोल इंग्लिश। मां कसम इस चैप्टर का टफेस्ट पॉइंट इज द इंग्लिश दैट दे हैव यूज्ड, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। शैल वी गो अहेड? ये चारों पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट ही मार्क किया है। चौथा पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पीक एंड ट्रफ आर कॉल्ड एज विच पॉइंट्स? कैन आई से ये 4 फेजेस थे, 1 2 3 4।
एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। ये बराबर। हर्ष, वुड यू माइंड रीडिंग दिस? क्योंकि मेरे को ना घर पर पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उस पर भरोसा नहीं है। दूसरा, मुझे तुमको घर पर पढ़ने के लिए ऑलरेडी कुछ चीज देना है, तो आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस ईयर इट सेल्फ। डू यू माइंड रीडिंग इट अ लिटिल लाउडर? या तेरा अगर गला खराब रहेगा तो किसी और को बोलेंगे, थक जाएगा तो भी मेरे को बोलना, सर मेरे को इतना ही पढ़ना है, अभी किसी और बकरे को पकड़ो। वैसे ईद कल ही गया है, अपन किसी और को हलाल करेंगे। आगे बढ़ो। नेक्स्ट। I hope you remember this was exactly the flow in which I had said. Words इधर उधर रहेगा बट कॉन्सेप्ट यही था। Are we clear with this one? प्रियांशी, नहीं समझेगा तो बेटा पूछना। हाँ एकदम। तू लास्ट लेक्चर शायद एब्सेंट थी, हाँ ऑनलाइन थी, तो एक को समझ में आया था सब। चल नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट। मतलब कहना है से वी आर, अच्छा क्या रियलिटी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि नहीं होता है? बट कहना से एक्सपेंशन स्टेज है तो सबको काम तो करना है, इसीलिए वो लोगों ने बोला इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट इज जीरो। इनवॉलेंट्री का मतलब मुझे काम करना है पर मुझे काम मिल नहीं रहा है। तो जब तेजी का स्टेज है तो सबको काम करना है, तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। नेक्स्ट वाला पॉइंट, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समझता है? पैसा, वेल्थ। ओवरऑल देश के अंदर खुशहाली आएगी। खुशहाली कोई लड़की का नाम नहीं। आगे नेक्स्ट, ये मेरे को समझा नहीं रहे। फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये नेशनल इनकम में वापस पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट, अभी ये 11th स्टैंडर्ड आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं लिखवाऊं। इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो उसके वजह से मैं अनएम्प्लॉयड हो जाए। अरे काय के लिए इलेक्ट्रिसिटी? ईद आ गया था तो लेक्चर कैंसिल करना पड़ा। आई एम स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। हाँ, ए स्ट्रक्चरल मतलब लॉन्ग टर्म दारूड़िया, और फ्रिक्शनल मतलब शॉर्ट टर्म। बारिश आ गई, कल तक लेक्चर, कल क्या सुबह तक लेक्चर था मेरा, एक लेक्चर तक था बोल, दूसरा कैंसिल करना पड़ा क्योंकि माँ बाप के फोन आने लगे, घाटकोपर में बाढ़ आ गया है, असलफा तो डूब गया है। तो पता नहीं चीता कैम जिंदा था क्या तब तक? था तो ठीक है। तो कहना ही से वो सडन रेनफॉल के वजह से जब ऐसा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म। Whenever there is a change in the demand pattern, क्या बोला? Whenever there is a change in the, पहले के जमाने में लोग चलाते थे घोड़ा गाड़ी, आज के डेट में लोग चलाते हैं ओला की गाड़ी। सो फ्रॉम घोड़ा गाड़ी टू ओला की गाड़ी, क्या लोगों का डिमांड पैटर्न चेंज हुआ? क्या इसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हुए रहेंगे? पहले घोड़ा गाड़ी वाले थे, अब ओला की गाड़ी वाले हैं, तो घोड़ा गाड़ी वाले का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। आज भी थाना में इंपॉर्टेंस है, घाटकोपर में तिलक रोड पर 2-3 घोड़े वाले आज भी आते हैं, बट बेटा एक टाइम पर 15-15, 20-20 घोड़े वाले थे। तो क्या हो गया? ये लोग स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। अच्छा, कहना है इंडिया के अंदर पहले साड़ीज पहनती थी विमेन, आज के डेट में इंडिया के अंदर पीपल प्रिफर टू वेयर वेस्टर्न वेयर। तो क्या हुआ? लोगों का डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, उल्टा ही हो गया ना। इंडियंस वेस्टर्न कपड़े पहनते और वेस्टर्नर्स इंडियन साड़ी पहनती है। पर क्या हुआ इसमें? लोगों का डिमांड पैटर्न, जब भी कोई डिमांड पैटर्न चेंज होता है तो उस इंसान को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म का होता है कि लॉन्ग टर्म का होता है? सॉरी, वेयर एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कहना ऐसे फ्रिक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, पावर फेलियर के वजह से, बारिश के वजह से, जब कोई ऐसा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड नहीं, मेरा एक लेक्चर कैंसिल हुआ पर अगले हफ्ते में दूसरा लेक्चर तो आया ना मेरा। अभी जैसे कि सैटरडे को लेक्चर था पर अफसोस नहीं ले पाया, तो अब तेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे को क्या मालूम सालो, अगर इसके बाद भी टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं लाया ना, लॉजिकल रीजनिंग था ना, लालत है तुम पर, सैटरडे छुट्टी मिला है, क्या मस्त यूटिलाइज करके तबला तोड़ मार्क्स लाना चाहिए, आएगा ना फुल मार्क्स?
कितने मार्क्स का था? 45 प्लस। ये साला 35 वाले बात नहीं करने का मेरे साथ, नहीं 35 वाला बात ही तो चलेगा, 40 प्लस चलेगा। 40 प्लस तो रखो भाई, 80% टारगेट होना चाहिए तुम्हारा। अपना अच्छे से पढ़ाई चल रहा है, टेस्ट अच्छे से हो रहा है, तुम्हारा डाउट सॉल्विंग हो रहा है, तो 80 के नीचे तो सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। फिर भी कुछ जन लोग होते हैं, कुछ जंड लोग होते हैं जिसको एक टेस्ट में आएगा, कौन सा अटेम्प्ट में आएगा, तो ऐसा एक में अच्छा है। ऑल्टरनेट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तेरी जाने दे। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? श्योर हो? द लास्ट पॉइंट दैट वाज देयर, जो मैं बोला ही नहीं, प्लीज रीच। स्लोज डाउन, शोज नहीं है, एंड रीचेज पीक। आर वी क्लियर? बोलो, क्या इस एक्सपेंशन में किसी को कोई क्वेरी है? अय्यपन समझ में आया है? चल हर्ष, वुड यू माइंड रीडिंग अगेन? तेरे को कंटाला आएगा तो बोलना मेरे को, मैं किसी और को दे देगा। चलो, पीक। ए इनपुट प्राइस मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस। अच्छा, इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट का प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, आउटपुट का प्राइस बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा हो जाएगा। तो क्या मैं स्पेंड करेगा कि थोड़ा कम स्पेंड करेगा? मतलब मेरा एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब नहीं समझता है तो स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब स्टैंड स्टिल। थम जाना। एक्चुअल डिमांड कांस्टेंट हो जाता है। करेक्ट, सो इट इज द हाईएस्ट स्टेज। आई थिंक ये तो अपना पहले वो माउंटेन वाला एग्जांपल लिया तभी बताया। इकोनॉमी बिकम्स ओवरहीटेड एंड, तो उसको अगर मेंटेन कर पाए तो अच्छी बात है, पर ज्यादातर इकोनॉमीज ये स्टेज पर टिक पाता नहीं है, एंड देयरफॉर हाईएस्ट जीडीपी एंड एम्प्लॉय। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? पक्का? चल, वैसे ही अभी कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में जाते हैं। कहना इसे अभी तेजी है कि मंदी आ गया? मंदी आ गया तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होता है क्या? उसको लगता है, वो बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अभी उसकी फटेगी ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई इकोनॉमी में टेंशन है। अब जैसे कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर वॉर जैसा थोड़ा सा हुल्की दिया ना उनको, तो उनकी तो फटी थी, अपनी भी फटी थी। तुम्हारे घर पर बात हुआ रहेगा, अरे धंधानी वाट लागी जैसे, मार्केटમાં लोचो થઈ जैसे, आ लोगों ने वॉर न करवी જોઈએ। फिर कुछ सेंटिमेंटल लोग रहेंगे, वो बोलते भाड़ में गया सब, पाकिस्तान की हाँ माँ की जय। तो कहना इसे कि जब ये माहौल आता है तो फियर आता है, एंड नोबडी लाइक्स अ वॉर। तो फियर के माहौल में क्या करेगा? तो पैसा इन्वेस्ट करेगा कि विड्रॉ कर लेगा? तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा? अब आउटपुट इनपुट प्राइस बढ़ गया था, पर अगर भाई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो कोई डिमांड ही नहीं करेगा, तो इनपुट प्राइस कम हो जाएगा। अच्छा, इनपुट प्राइस कम हो जाएगा तो लोगों का वेजेस भी कम, कैपिटल का कॉस्ट भी कम, तो लोगों का इनकम गिरने लगेगा। इनकम गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, कॉस्ट कम होने लगेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लोग पेसिमिज्म, बेटा पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, ये समझना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव सोचने वाला, और पेसिमिस्ट मतलब नकारात्मक, नेगेटिव। तो जब इकोनॉमी का हालत खराब रहेगा तो कोई पॉजिटिव सोच पाता है क्या? नेक्स्ट, डिक्रीज इन एंड देन स्टॉक प्राइसेस फॉल। कहना इसे एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन यार। फिर क्या हुआ? इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन। ये कुछ याद है क्या? एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब मेरा प्लांट का कैपेसिटी 1000 यूनिट है, पर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो मैं प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 200 यूनिट। तो 800 यूनिट का क्या है? एक्सेस कैपेसिटी। ये बराबर है? श्योर हो? पक्का? एंड कैन आई से फाइनल स्टेजेस बाय द नेम ऑफ ट्रफ या तो डिप्रेशन। ये आप लोग प्लीज खुद से रीड कर लेना। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, इट इज ऑन द सेम लाइंस।
अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में बाद में करवाएगा, मार्क करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये इतना सा चीज है ना, सब एमसीक्यू। एंड देख, मैं तो कभी ये ना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता ही नहीं है। आई डोंट नो वेदर यू हैव रियलाइज्ड दैट। मेरे लिए कॉन्सेप्ट मैटर करता है, कॉन्सेप्ट आता है तो एमसीक्यू खुद ब खुद आता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, you need to understand these 8 to 10 lines over here. शिवम पढ़ेगा क्या 8-10 पॉइंट? चल स्टार्ट कर दे। अकर पीरियोडिकली का मतलब क्या है? टाइम टू टाइम। हाँ, फ्लोज मतलब कभी कुछ तो कभी कुछ और, कभी एक्सपेंशन तो कभी कॉन्ट्रैक्शन, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। सो कैन आई से बिजनेस साइकिल अकर पीरियोडिकली although they do not exhibit the same regularity, सेम नहीं है। आगे मतलब कहने से ऐसा फिक्स है कि एक्सपेंशन 4 महीने के लिए आएगा, पीक 6 महीने के लिए आएगा, कॉन्ट्रैक्शन 8 महीने रहेगा और डिप्रेशन तो 2 साल तक रहेगा। रे बाबा, ऐसा उनका वेरी, उनका जो ड्यूरेशन है वो कोई फिक्स नहीं होता है। कोई बिजनेस साइकिल 2-4 हफ्ते में चला जाएगा, कोई बिजनेस साइकिल 2-4 साल तक भी चलेगा। So there is no fixed duration. क्या लिखा है? The duration of the cycle will vary. ये बराबर। चल नेक्स्ट लिख। क्या ना इसे बिजनेस साइकिल का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी है कि नहीं है? तो अगर कोई ना कोई इम्पैक्ट रहेगा तो क्या होगा? तुम लोग मेरे को बताओ। वो जो इंटेंसिटी है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। अगर बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट कम रहेगा तो इंटेंसिटी भी कम रहेगा। आर वी ऑल क्लियर? आर यू श्योर? पक्का है? डन 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 डन। तो पहले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड। बेटा डिस्टिंक्ट का मतलब अगर नहीं समझता है तो लिखो डिफरेंट। डिस्टिंक्ट क्या हुआ? डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। कौन से स्टेजेस है बेटा? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, यही ऑर्डर में। फर्स्ट एक्सपांशन, दूसरा पीक, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन, चौथा ट्रफ। ये बराबर है। चलो, दीज बिजनेस साइकिल या दीज फेजेस, क्या वर्ड है? सेल्डम मतलब रेयर। कभी कभार दे विल शो स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी मतलब सेम पैटर्न हो ये जरूरी नहीं। सेल्डम, कभी कभार ही ऐसा होगा कि जो लास्ट टाइम हुआ था वो भी इस बार हो। हर बार ऐसा हो ये जरूरी। सो सेल्डम का मतलब रेयरली। तो अगर तू पढ़ेगा दीज फेजेस रेयरली डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी, मतलब हर बार स्मूथली ऑपरेट हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पढ़। ये तो अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं। द ड्यूरेशन, द लेंथ ऑफ ईच फेज इज नॉट डेफिनेट। ये बराबर है। चल थर्ड वाला पॉइंट। मेरे को तो ये समझा ही नहीं। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, मतलब फ्री मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट। अच्छा, अभी वहां पर क्यों होता है? क्योंकि वहां पर देख रेख करने वाला ही कोई नहीं है। देख, अगर बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर गया तो गवर्नमेंट क्या करता है? कंट्रोल करता है। पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई कंट्रोल करने वाला है क्या? तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा? कैन आई से बिजनेस साइकिल्स विल ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। आर वी ऑल क्लियर? आर यू श्योर? पक्का है? आगे बढ़ो। दे आर, नहीं समझा, परवेजिव। मैं बोला ना तुमको इंग्लिश ही समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। परवेजिव। तो क्या बिजनेस साइकिल सिर्फ एक ही इकोनॉमी में होता है कि सारे इकोनॉमीज में आता है? सो कैन आई से दे आर वाइड स्प्रेड। क्या बोला? दे आर, लिख दो, वाइड स्प्रेड।
परवेसिव का मतलब वाइड स्प्रेड। आर वी क्लियर? पक्का? फिर नेक्स्ट वाला यही डिस्टर्बेंसेस इन, मतलब कहने से शुरुआत कहीं से भले हो पर उसका इंपैक्ट सारे सेक्टर्स पर आएगा। क्योंकि देख क्यों सारे सेक्टर्स पर आएगा ओम? इंटरडिपेंडेंस एंड कहने से इट इज द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टार्ट में अगर तेको याद रहेगा तो अपन ने एक लाइन पढ़ा था, इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल इज द इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर का थोड़ी बात कर रहे हैं अपन, तो सारे सेक्टर्स के ऊपर का इंपैक्ट का बात कर रहे हैं। सो कैन आई से दैट इट विल अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स। चल आगे पढ़, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जहां पर भी जगह मिले ना वहां पर मार्जिन में जाकर 2 वर्ड्स लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट तो समझना अतिशय इंपॉर्टेंट है। यहां पर नहीं लिख पाओगे तो आपको चाहिए तो ऊपर मार्जिन में या तो यहां पर नीचे, जहां पर भी तुमको जगह मिले वहां पर जो मैं बोलेगा वो लिखना। कौन सा गुड्स बोला? कैपिटल गुड्स। बेटा कैपिटल गुड्स मतलब विच गुड्स? विच हैव अ शॉर्ट लाइफ के विच हैव अ लॉन्ग लाइफ। मतलब कहना है इसे प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो यहां पर एग्जांपल लिख दो, पहले तो हेडिंग दे दो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का एग्जांपल क्या लिखा? प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट। दूसरा एक और एग्जांपल दिया है वो लोग ने, वो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब ये समझो, एग्जांपल चाहिए मेरे को। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मतलब कौन से? ड्यूरेबल है ये सब। मतलब कहना है इसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कार, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ये सब। अब सुन, क्या ये दोनों गुड्स, जैसे अभी यहां पर जो भी तुम लोग ने एग्जांपल दिया, टीवी, फ्रिज, एसी और प्लांट मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, क्या बिजनेस साइकिल का असर इन गुड्स पर पड़ता है? ये सवाल है। क्या ये सारे गुड्स के ऊपर, बोल बेटा, इकोनॉमी में तेजी रहेगा तो क्या बिजनेसेस प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीदेगा? क्या अगर इकोनॉमी में तेजी रहेगा तो कंज्यूमर लोग नया टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन खरीदेगा? अच्छा मंदी रहेगा तो ये सब का बिजनेस ठप हो जाएगा। मतलब कहना है इसे बिजनेस साइकिल का असर इन पर ज्यादा है। क्या कंज्यूमर उन्नति, कंज्यूमर, सुन मैं बोल रहा है ना, मैंने छोड़ दिया ना लिखना, तेरे को सुनना चाहिए। क्या कंज्यूमर पेरिशेबल गुड्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा? बेटा ग्रेन्स का बात किया, टूथपेस्ट का बात किया, तेजी हो या मंदी हो ब्रश तो रोज करेगा ना। कुछ लोग नहीं भी कर सकते वो अलग बात है, साबुन तो रोज लगेगा। ग्रेन्स उसने एक एग्जांपल दिया, ग्रेन्स अपन खाएंगे ना, मतलब कहना है इसे एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर इंपैक्ट कम है, इंडस्ट्रियल इंपैक्ट दोनों पे है। ये देख भाई लोग समझो, एग्रीकल्चरल गुड्स हो, इंडस्ट्रियल गुड्स हो, इंपैक्ट सब पे, पर किस पर इंपैक्ट ज्यादा? इंटेंसिटी इज ऑन, मोर ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स। इंटेंसिटी विल बी लेस इन पेरिशेबल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स। इसीलिए ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ना अपन स्टार्ट से पढ़ते हैं और मैं पढ़ता हूं। Some sectors such as capital goods industries and durable consumer goods industries etc. are disproportionately affected. इन पर impact ज्यादा आएगा। आगे दिया है, moreover compared to the industrial sector is more prone to the adverse effect of trade cycle. मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल के सेक्टर के मुकाबले में ज्यादा आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर पर कम आएगा।
ये क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हैव यू रिटन डाउन द एग्जाम्पल्स? नहीं लिखा है तो लिख दो. बोला क्लियर आहे का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. चल नेक्स्ट वाला. कौन सा फिनॉमिना लिखा है? कॉम्प्लेक्स का मतलब मला नाही कळलं. कॉम्प्लेक्स म्हणजे डिफिकल्ट. कैन आई से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि अभी आगे क्या होगा. आज तेजी है, कल क्या होएगा मालूम है क्या? अच्छा, कब होगा ये मालूम है. क्या होगा चल मालूम है सर, एक्सपेंशन के बाद पीक आएगा. पर आई होप यू रिमेंबर इट इज द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. तो अपने को एग्जैक्टली टाइमिंग पता है क्या? तो बहुत डिफिकल्ट है. इसके लिए आपके पास इकोनॉमिक्स का, जियोपॉलिटिक्स का, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक्स का बहुत नॉलेज होना चाहिए. तब अपने को समझ में आता है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. क्योंकि कहना इसे, मैंने एक स्टार्ट में एक वर्ड बोला था कि बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस. कंटेजियस मतलब शुरू एक कंट्री में होता है, एंड किसी और में होता है. मतलब कुछ कांड किधर होएगा ना, उसका असर अपने पर पड़ेगा. तो इसके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए. आर वी क्लियर? पक्का? सो अंडरलाइन, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस. इसका मतलब कोई समझाएगा क्या? यूनिफॉर्म कैसा होता है? सो डू दे हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस एवरी टाइम? हर बार एक्सपांशन की वजह एक ही होगी, हर बार कॉन्ट्रैक्शन की वजह नहीं. दे डू नॉट. इसीलिए दे क्या लिखा है? दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेस. Therefore, it is difficult to make an, sorry बेटा पढ़ने के लिए तेरे को बोला पढ़, मैं रहा है ये, इसी पर हंस रहे हो ना तुम लोग भी. डैश accurate prediction about trade cycle. आर वी क्लियर? नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़. अभी मैं नहीं पढ़े. रेपरकशन का मतलब नहीं समझा रहेगा. कॉज इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट. सो रेपरकशन का मतलब लिखो. साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट से ज्यादा है ना आफ्टर इफेक्ट्स. कॉन्सिक्वेंसेस इज अ बेटर वर्ड. कॉन्सिक्वेंसेस, लेक्चर कैंसिल होने के कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि पोर्शन लेट कंप्लीट होएगा. ऐसा हर छुट्टी में अगर तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारा अटेम्प्ट आगे जाएगा. तो रेपरकशंस का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट्स या तो कॉन्सिक्वेंस. मस्त वर्ड बोला. चल मैं नहीं बोला था. चल ऐसा मेरी बिल्ली मेरे को मियाओ करके बोलता है. So can I say on all economic variables like output, employment, investment, consumption, interest, trade and price levels. बोल बेटा, अगर इकोनॉमी में तेजी है तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ओवरऑल इंटरेस्ट का रेट्स, क्योंकि बहुत लोग डिमांड करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, ट्रेड, प्राइस लेवल्स, इफेक्ट है ये. अच्छा, अगर मंदी है तो सब उल्टा हो जाएगा. आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम, कंजम्पशन कम, इंटरेस्ट कम, ट्रेड कम, सेल्स कम. आर वी क्लियर? आर यू श्योर? कुछ टफ लग रहा है क्या? कि ये सिर्फ थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ये चैप्टर को एग्जाम में जाने के 2 घंटा भी, अगर 2 घंटा भी मैं ज्यादा ही बोल रहा है, मेरे को पढ़ाने के लिए 2 घंटा नहीं लग रहा है. बट नहीं, क्यों? मैं आधा घंटा इज टू लेस. आई विल टेल यू द रीजन वाई. बिकॉज there are certain things which you need to understand. समझना भी तो पड़ेगा ना बेटा. So I think anywhere between 45 minutes to 1 hour should be a good read of this chapter. और मेरा बात अगर तुम लोग मान सको, थोड़ा सा ये वीक सिंसियर हो जाओ. ये वीक प्रोबेबली लास्ट वीक है बिफोर योर कॉलेजेस स्टार्ट. अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा लॉटरी है. पर थोड़ा सा अभी है ना एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालकर जो भी कंप्लीट हो चुका है वो सिलेबस पढ़ लो. क्योंकि मेरे को लगता है देख, इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर 2, 6 का टेस्ट हो गया. 1 का हुआ क्या? ठीक है, 2 और 6 जरूरत नहीं है. नहीं लेना चाहिए, लेंगे. फिर अपना मैथ्स का एक टेस्ट हो गया है. आई थिंक 2-3 टेस्ट हुए मैथ्स के. एलआर का टेस्ट हो गया है. लॉ का टेस्ट आ गया. अकाउंट्स का भी टेस्ट एक आधा हुआ है, एक हुआ है. अपन और भी रखेंगे. तो अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया. इंश्योर करो कि ये वीक के अंदर भी तुम लोग ये चैप्टर खत्म कर लो. देख, इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट 70% हो जाएगा आज पोर्शन. 60 to 70. चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6. बट दिस 6 चैप्टर्स आर वर्थ 70% ऑफ द वेटेज. तो प्लीज थोड़ा सा ये चैप्टर को भी घर पे जाकर, ज्यादा नहीं है बेटा, 6-7 पेज है, एक बार पढ़ लेना. मैं तो क्लास में पढ़ा ही रहा है. 4 पेज ही है.
4 पेज। तो मैं तो ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रहा है, पर रिकलेक्ट करने के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड इट वंस अगेन। एकदम छोटा चैप्टर है बेटा, इसीलिए तो बोला तेरे को, इसको पढ़ाने के लिए 2 घंटा भी बहुत बड़ी बात है। चल लास्ट पॉइंट, कंटेजियस का मीनिंग लिख दो, स्प्रेड्स इजीली। इन्फ्लुएंजा, वो तो ऐसा एग्जाम्पल दिया था मैंने तेरे को, स्प्रेड्स इजीली। और क्या लिखा बेटा उसका मीनिंग देख, आगे दिया है, दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस। और ट्रेड रिलेशंस के बारे में अपन ने रिसेंटली, तुम्हारे बैच इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ट्रम्प, बिकॉज ऑफ ट्रम्प यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टैरिफ्स, you must have heard about the war ongoing with China and other countries, reciprocal tariffs, तू मेरे पर बढ़ाएगा मैं तेरे पर बढ़ाएगा, ये सारी कॉन्सेप्ट्स यहां पर। और एक ट्रेड चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर में यही सब चीजें, टैरिफ्स क्या है, तो इट विल हेल्प मी। ये वाला कॉन्सेप्ट में भी आई होप यू ऑल आर क्लियर। ये सबको सब क्लियर है, श्योर हो। The last concept for the day is by the name of what are the types of indicators. पेज नंबर मालूम नहीं मेरे को, 162। उसके बाद आई विल गिव यू सर्टेन MCQs टू सॉल्व। इस चैप्टर में अभी एक ही कॉन्सेप्ट बचेगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवाएगा अलॉन्ग विद द बैलेंस MCQs, एंड आई विश टू फिनिश चैप्टर नंबर 10 एज वेल। चलेगा क्या, ऐसा चैप्टर करवाएगा? थोड़ा मेरे को लगता है इजी भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी चैप्टर्स किए ना बहुत ऊंचे लेवल के किए, और इसके बाद जो करने वाले वो भी ऊंचे लेवल के हैं। तो ये 2 चैप्टर में थोड़ा सा तुमको एक ब्रीदर, शांति नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो घर पे से पढ़ के आना पड़ेगा। अब जो पढ़कर आएगा ना उसको ये चैप्टर समझ में आएगा, चैप्टर 10। और जो नहीं पढ़कर आएगा ना वो बोलेगा छोड़ना, अभी सर ने बोला ब्रीदर, शांति, नहीं पढ़ने का है, वो सिर्फ मार्किंग्स लेकर घर पे जाएगा। So my humble request will be कि conceptually not at all difficult but theoretical chapters है। और मेरा बात मानेगा ना तो अगला 2 दिन क्या करना चाहिए मालूम है तेरे को? दुनिया का बेस्ट नींद का मैं प्रॉमिस देता है। You will get the best sleep on Monday and Tuesday and Wednesday also। अगर तुमने मेरा बात माना तो सोने के पहले डोज लेना है, 5 पेज चैप्टर 10 का पढ़कर सोना। ऐसा नशा चढ़ेगा ना तुमको, क्योंकि पक जाएगा। हाँ एग्जैक्टली पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, इतना इंफॉर्मेशन दिए। बट ट्रस्ट मी, रीड 5 पेजेस एवरी डे। 5 5 5 15 पेज का चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली, 2-3 पेज ऊपर नीचे रहेगा तो मेरा दिल जान मत खाना। वॉट एवर 15 to 16 पेजेस एवरी डे, रीड 5 पेजेस एंड स्लीप, एंड ट्रस्ट मी चैप्टर भी हो जाएगा, बहुत अलग लेवल का पकेगा भी, और नींद भी अच्छा आ जाएगा। सो द अल्टीमेट गोल इज गुड स्लीप एंड गुड अंडरस्टैंडिंग। चल भाई, ये इंडिकेटर्स को समझाने को 10 मिनट लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब बेटा इंडिकेटर क्या होता है? जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में कैसा इंडिकेटर होता है, लड़कियों का बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग राइट देकर लेफ्ट में जाते हैं बेवड़े साले। तो इंडिकेटर क्या करता है, वो आपको कुछ तो दिखाता है कि व्हाट इज इंडिकेटर मीन्स अ मूवमेंट। इंडिकेटर शोज वेयर द इकोनॉमी इज गोइंग। बट ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग, और एक होता है कोइंसिडेंट। मैं सब समझाएगा, 10 के जगह पर 15 मिनट जाएगा ना वो भी परवड़ेगा, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है। लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। लीडिंग का मतलब क्या होता है? Something has happened in the present, but its impact is in the future. क्या बोला? Something has happened in the
but its impact will be in the future. जैसे कि न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, खरीद लिया कि ऑर्डर दिया है, अब इसका इंपैक्ट तुरंत आएगा कि फ्यूचर में आएगा. सो जब भी हम बात करते हैं अबाउट न्यू ऑर्डर्स, या जब हम लोग बात करते हैं अबाउट क्रेडिट सेल्स, कौन सा सेल? सेल आज हुआ, ये बोलो रे सेल, पर उसका जो पैसा रिसीव होने वाला है वो फ्यूचर में आएगा. ऐसे इंडिकेटर को लीडिंग बोलते हैं. समथिंग विच लीड्स यू टू द फ्यूचर. तू ऑब्जर्वेशन एनालिसिस प्रेजेंट में कर रहा है. क्या बोला? ऑब्जर्वेशन एनालिसिस प्रेजेंट में कर रहा है, पर आउटपुट पर इंपैक्ट फ्यूचर में आएगा. किस पर इंपैक्ट? सो देख, सारा इंपैक्ट आउटपुट पे ही है. अगर आउटपुट पर इंपैक्ट फ्यूचर में आया तो लीडिंग. आउटपुट पर इंपैक्ट अगर प्रेजेंट में आया तो इट कैन बी लैगिंग ऑल्सो, कोइंसिडेंट ऑल्सो. वो समझना पड़ेगा कैसे, तो समझाता हूं. समथिंग विच हैज हैपेंड इन द पास्ट, समथिंग विच हैज हैपेंड इन द, बट इंपैक्ट इज इन द प्रेजेंट. मतलब हमको ऑब्जर्वेशन करके, हमको एनालिसिस करके प्रेजेंट में पता चला कि ये कांड तो पास्ट में हुआ है. So something has occurred in the, but has an impact on the, then it is called as lagging. वो lagging में कैसा बफरिंग होता है. बफरिंग में कैसा होता है? ऑडियो पहला पहुंचता है, वीडियो बाद में आता है, या वीडियो पहला पहुंचता है, ऑडियो बाद में आता है. ऐसा लैगिंग इंडिकेटर होता है. सम इवेंट हैज अकर्ड इन द पास्ट, बट इट्स इंपैक्ट इज सीन इन द प्रेजेंट. So a lot of faculty is leaving X institute going to Y institute. It is a lagging indicator. Something had happened with us in the past whose impact was seen in the present in professional academy. Lagging indicator. Sales. Sales जब भी हम कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, तो कहना है इसे एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब पूरा पिछला साल. Sales of the year 2024 will have an impact on the year 2025. ये हाँ ना, ये भी इंडिकेटर कौन सा? लैगिंग. तो certain indicators are such indicators which have occurred, some event has occurred in the past, but whose impact is seen in the present. Such indicators are called as lagging indicators. जिसका एक एग्जांपल मैंने दिया, सेल्स ऑफ द ईयर 2024, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द लास्ट ईयर, जीडीपी ऑफ द लास्ट ईयर. ये सब हुआ कब है? पास्ट में, पर उसका इंपैक्ट किस पे दिखेगा? प्रेजेंट. एंड देन देयर कैन बी सर्टेन इंडिकेटर्स विच आर कोइंसिडेंटल, साइमल्टेनियस. अभी के अभी सिंगम. अभी के अभी का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कैश में सेल्स हुआ, रिटेल सेल, तो आज पैसा दिया, आज सेल हो गया, इंडिकेटर में चेंज आ जाए, आउटपुट में भी चेंज आज ही आएगा. कि नहीं से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन? प्रोडक्शन हो चुका है, तो प्रोडक्शन अगर हो चुका है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, तो उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में आएगा. सो समथिंग विच हैज अकर्ड इन द प्रेजेंट बट हैज अ इंपैक्ट ऑल्सो इन द, तो इंपैक्ट भी प्रेजेंट में है और अकरेंस भी प्रेजेंट में, तो वो लीडिंग, लैगिंग के कोइंसिडेंटल. समथिंग विच इज इन एडवांस, एडवांस में कुछ दिख रहा है, लीडिंग. फ्यूचर के बारे में दिख, एडवांस में कुछ दिखा तो लीडिंग. ये बराबर. पास्ट में कुछ हुआ है, लैग हो रहा है, समथिंग विच हैज अकर्ड बिफोर, लैगिंग. डिले वर्ड आया, बिफोर वर्ड आया तो लैगिंग. समथिंग विच इज साइमल्टेनियस. सो बेटा प्लीज अंडरलाइन, लीडिंग इंडिकेटर के अंदर देखो वो लोग ने एक वर्ड दिया रहेगा, नहीं दिया है, एडवांस नहीं है, ऐसा गावत. द वेरिएबल दैट चेंजेस बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस. लीडिंग, लीडिंग में मैंने एक वर्ड ऑलरेडी तुमको दिया है, समथिंग विच अकर्स इन एडवांस. लैगिंग के अंदर इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस.
these variable change after the real output changes. कोइंसिडेंटल का एक और नाम है कॉन्करेंट, और कॉन्करेंट में एक वर्ड आएगा साइमल्टेनियसली. इन्फ्लेशन, आज अगर इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट अनाउंस करता है कि पेट्रोल का प्राइसेस आज रात से 105 रुपया है, तो उसका कहना है से इम्पैक्ट भी प्रेजेंट में ही आएगा. So basically beta, to conclude, how many types of indicators are there? 3. Something which has occurred in the past has an impact on the present. Something which has occurred in the but has an impact in the is called as leading. Something which has occurred in the present but has an impact on the present. और impact किस पे है? Output. Impact किस पे है? क्योंकि what was business cycle? Real GDP. और रियल जीडीपी इज द चेंज इन जीडीपी ड्यू टू आउटपुट. सो इंपैक्ट हमेशा किस पे आएगा? आउटपुट पे. इंपैक्ट ऑन द आउटपुट. आर वी क्लियर? श्योर हो? पक्का? तो ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हार्डली एनी क्वेश्चंस. आया था क्या लक्ष्य? कोई भी एग्जाम में इंडिकेटर्स पे आया था क्वेश्चन? कितना आया था? 1 2? एक क्वेश्चन आया. सो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस समझना जरूरी है. आर वी ऑल क्लियर? So I am giving you some MCQs to solve. इस चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट बचा है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें. सो MCQs वाले पेज पर आ जाओ. क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 मत कर. 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 24 25. इतना करो. सो आई थिंक मैंने 8-10 MCQ के अलावा ऑलमोस्ट सारे 15 से 20 MCQ दिए. कर सकते हैं, बट फिलहाल उसमें ना थोड़ा सा देयर इज अ प्रॉब्लम. वी नीड टू चेक. देखो करना है तो तू कर, बट मैंने फिलहाल जितना बोला है उतना ही कर. क्या हो गया? साला तुम्हारा कुत्ता अलग ही चल रहा है आज. सब ठीक है ना? मानसिक संतुलन. दे आर नॉट केपेबल टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट. माइनर भी है तो वॉइड एब इनिशियो आता है मेरे को. पावर ऑफ सीएस थोड़ा बहुत आता है. बराबर बोला ना मैंने? अभी विश्वनाथ सर आ रहे हैं, मेरा क्या जरूरत है? वो हवा की वजह से खुलने ही वाला है. कुछ कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड तेरे को मिले बाई चांस, और अगर तू कुछ जुगाड़ लगा सकता है तो हेल्प कर देना. नहीं इतना वो हरामी नहीं है. अच्छा लड़का है, मस्ती वाला रहेगा पर लड़का अच्छा. इतनी तारीफ किसी ने नहीं की है इसकी. नहीं, इसमें क्या काम निकालू इसका? कुछ नहीं हुआ तो मैं कारपेंटर को बुलाकर करवा लेगा. दैट इज अ सिंपलर वे टू गो अहेड. चलो अय्यप्पन हो गया क्या? चलो स्टार्ट करते हैं. तो फिर वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. बोलो 1 का आंसर. पक्का? It is the fluctuating levels of which activity?
और कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी? ओवरऑल इकोनॉमिक, या तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा बी, ये बराबर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बी नहीं दिया किसी ने? पक्का? देख रिसेशन भी आंसर हो सकता है, बट अभी वर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है। सो अगर ऑप्शन में वो लोग ने कॉन्ट्रैक्शन ना दिया होता तो मैं शायद रिसेशन को कंसीडर करता, बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव दैट कॉन्ट्रैक्शन वर्ड दिया है तो वी शुड टेक हेल्प ऑफ दैट वर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू, सी इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, बिकॉज बिजनेस साइकिल जैसे ही बोला, बिजनेस साइकिल का मतलब एग्रीगेट इकोनॉमी। मैं उसका रीजन बताता हूं क्या हुआ रहेगा। जो आईसीएआई का मॉड्यूल रहेगा ना, वो आईसीएआई के मॉड्यूल के अंदर वो लोग ने ए बी सी डी ऐसा लिखा रहेगा, और जब अपने वाले टाइपिस्ट ने टाइप किया रहेगा ना तो उसने ए बी सी डी किया रहेगा। सो सम एरर मस्ट हैव हैपेंड, बट इट कैन नॉट बी द मनी सप्लाई ना। और जो लोगों ने मनी सप्लाई दिया है वो लोग ने पीछे से आंसर ढापा है। अच्छा ये देख, अपन ने पास आईसीआई का मटेरियल भी ओपन है, इसीलिए आई विल जस्ट ओपन इट एंड चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? देख इसमें देख, बी ऑप्शन मनी सप्लाई है, और अपने वाले में बी ऑप्शन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अपना क्या हुआ रहेगा, वो फॉर्मेट वाले ने क्या किया रहेगा, ए बी सी डी ऐसा कुछ तो डाल दिया रहेगा। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन शी मस्ट हैव और ही मस्ट हैव मेड एन एरर। आई एम इधर ऑप्शन सी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अपने वाले मटेरियल में ऑप्शन बी है, इसीलिए वी गो अहेड विथ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ये श्योर हो? पक्का? आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ट्रफ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देख मूव अलोंग तो नहीं हो सकता, अलोंग मतलब कॉन्सिक्वेंटली हो गया, मतलब कोइंसिडेंट है। ये देख ये भी कॉन्सिक्वेंट दिया है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब या तो बी या तो डी, विच मूव्स इन एडवांस में हुआ तो लीडिंग। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। खुशी आया? अदिति, रिफत? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट टेंड्स टू मूव लेटर। लेट हो गया है, लेट हो गया है मतलब लैग कर रहा है। वापस इसका आंसर गलती से ये लोग ने बी दिया है क्या पीछे? सी। देखो क्यों तुम्हारे शक्ल पर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है? आया है, बोल अय्यपन, श्योर है ना? वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है जो जनरली आता है, तो थोड़ा ना आवाज में आ रहा है ना शक्ल पर दिख रहा है। इज देयर, हैव आई गॉन फास्ट? मतलब तुमको लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया? क्योंकि ये चैप्टर के साथ शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पढ़ाने लायक कुछ लगता नहीं। बट इफ यू हैव फेल्ट दैट आई हैव गॉन फास्ट, डू यू वांट मी टू रिपीट एनी कॉन्सेप्ट? आर यू श्योर? महेश पक्का ना? अय्यपन, सैवियो, नो वरीज, शुभम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डी दारूड्या, सी क्यों नहीं? नॉन ड्यूरेबल मतलब जो तूने बोला था वो पेरिशेबल। सो इट इज कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज विच गेट अफेक्टेड प्रोपोर्शनेटली के डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब बहुत अतिशय इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डी दारूड्या, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन के नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन एक्सपेंशन। ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं होता है, नन ऑफ दी अबव नहीं होता है, इन द सेंस दैट इज द रीजन व्हाई द आंसर इज डी। बराबर है? शिफा पक्का? पढ़ाई चल रहा है ना जोरों शोरों से? पक्का? चलो गुड। नेक्स्ट वाला एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर बताइए। ए करेक्ट है, इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस, परफेक्ट। एनी डाउट्स? श्रेया 1, श्रेया 2, कल दोनों एग्जाम दिया ना तुम लोगों ने कि नहीं दिया? दिया।
परफॉर्मेंस अच्छा, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट है। मेरे को लगता है किसी ना किसी ने इसका आंसर गलत दिया रहेगा। पर ये बहुत बेसिक एमसीक्यू है, ये अपन खुद से समझ में आना चाहिए कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, मतलब तेजी है कि मंदी है, तो मंदी के टाइम पे तू तेरा आंसर ये था अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स। कैसा फॉल होएगा? क्या अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो सकता है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? जब मंदी है। जब तेजी रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। आंसर इज ऑप्शन ए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन? 14 करेक्ट। डिक्लाइनिंग बोला है, डिक्लाइनिंग है मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो आंसर आएगा ए। 15 बी बेवड़ा, एब्सोल्युटली करेक्ट। दीज आर कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 17। क्या बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस? के दे डू नॉट। नॉट ही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल? सो यूनिफॉर्म फेजेस, यूनिफॉर्म कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 डी दारूडिया। क्या पूछा है? विच विल हैपन के विच विल नॉट हैपन? एक्सेप्ट बोला है, मतलब सब रिसेशन में होगा पर ये रिसेशन में नहीं होगा। रिसेशन में प्राइस बढ़ता थोड़ी है, कम होता है। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट्स इज द रॉन्ग आंसर। इज द रॉन्ग आंसर मतलब वो हाँ, मतलब आंसर राइट है पर जो पूछा है उसके हिसाब से बोलो। आर वी क्लियर? श्योर हो? सैवियो, अय्यपन, पक्का ना? बाई चांस अगर नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन हो गया रहेगा, अच्छे से नहीं समझ में आया रहेगा तो बता मेरे को। उन्नति आया है? ओम, चल आगे। नेक्स्ट। ओम को नाम नहीं लेगा, बुरा मान जाएगा। बोलो। द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, दे डू नॉट हैव द सेम लेंथ, नॉट द सेम सीवियरिटी मतलब इंपैक्ट, इंटेंसिटी। आंसर इज ए। नेक्स्ट देख, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोइंसिडेंटल है, रिटेल सेल्स कोइंसिडेंटल है, इन्फ्लेशन भी कोइंसिडेंटल है, न्यू ऑर्डर्स कोइंसिडेंटल नहीं है, तो कौन सा है? लैगिंग है। ऑर्डर आज दिया है, इंपैक्ट फ्यूचर में आएगा। लीडिंग इंडिकेटर इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। बी बेवड़ा। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है क्या? सोच जरा। कहना इसे मतलब फ्री मार्केट बोला है, तो ये एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होता। सो देख, पहली बात तो वापस मैं बोलूँ ना, इकोनॉमिक्स शुड नेवर बी स्टडीड चैप्टर वाइज। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट आएगा तो एमसीक्यू आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो एमसीक्यू भी नहीं आएगा। सो योर आंसर क्या था बेटा? द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर असेट्स। वही है ना? हाँ वही बराबर। बाकी सब तो गलत लग रहा है, गवर्नमेंट तो होता ही नहीं। 25 it affects all the sectors but business sector in particular, so your answer is C, and that's it from the MCQs. Clear? Do you have any questions, queries or doubts? अय्यप्पन कोई डाउट, कोई MCQ वापस करने का है तो बता, कोई कॉन्सेप्ट वापस पढ़ाने का है तो भी बता। सो इस चैप्टर का कोई नोट्स नहीं है, अपना ही नोट्स इनफ है। श्योर। बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सपांशन इज फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के एक्सपांशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन था। अच्छा, तो यही चैप्टर में पॉइंट नंबर 2 इकोनॉमिक
एक्सपेंशंस, ये देख, बिजनेस साइकिल रिफर्स टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी। बेटा एक्सपेंशन का मतलब ही ग्रोथ है, तो एक्सपेंशन के बाद क्या? कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए 10वें वाले एमसीक्यू का आंसर सी नहीं आएगा बेटा, 10th वाले एमसीक्यू का आंसर आएगा ए या बी, जो भी है। क्या है? ए ही। देख बेटा, एक्सपेंशंस आर नॉट फॉलोड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सपेंशन का मतलब ही होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोल ना बेटा, कुछ और डिस्कशन है? करो। रिफत और कोई एमसीक्यू? कल कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? आई एम अवेयर अबाउट 2 people, वन इज स्वराज, वन इज हर, वन इज यू। तो वापस आज क्यों नहीं दिया? वो लोग ने कितना इज्जतवाड़ी से दिया ना आकर, पर चेक हो जाता, करेक्शन हो जाता। अभी सेल्फ चेकिंग करना पड़ेगा। ए चलो बच्चा लोग, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन। बट एक छोटा सा काम देकर जाएगा, यहां पर नहीं है, घर का। चैप्टर नंबर 10 का पेजेस ले लो, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आएगा। ए 1 day 5 पेजेस दूं के 2 दिन में 5 दूं? देख भाई, मेरा अगर बात मानेगा ना तो 4 पेजेस, 5 पेजेस पढ़ो। चॉइस तुम्हारा है, मैं कंपल्शन नहीं रख रहा हूं। यू डिसाइड व्हाट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। 2 दिन में 8, 2 दिन में 8। देख थोड़ा थोड़ा करने का ना। देख एक साथ पढ़ने का बोलेगा ना, कंटाला आएगा, मान मेरा बात। टुकड़े टुकड़े में करेगा ना तो मजा आएगा। सो माय पर्सनल विश, मैं आज भी रात को रिमाइंडर डालेगा शायद, अगर मैं खुद भूल नहीं गया तो। पेज नंबर कौन सा है बेटा? I want you to read from 354 to 361। मेरे को देखने दे वहां पर कोई कॉन्सेप्ट एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो बीच में रहेगा ना तो मतलब ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा 361। इसमें आप लोग है ना बेटा, प्राइमरी सेक्टर वाला मत पढ़ना, क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है। सो कहना इसे इधर तक पढ़ने का, नीति आयोग तक पढ़ के। ये आई एम श्योर तुम लोग ने सुना भी है, नीति आयोग तुमने पढ़ा भी रहेगा। सो देख, मैं तेरे को एक सच बात बताऊं ना, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन चैप्टर्स विच आर सेल्फ स्टडी। देख अगर 10 में से एक चैप्टर ऐसा है ना जो तुमको खुद से करना पड़े, तो एट सीए लेवल तुमको उतना करना पड़ेगा। मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा सकता है बेटा, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वेस्ट ऑफ माय टाइम एंड योर टाइम। एक बार ये पढ़कर आओगे, डाउट सॉल्विंग करके देता हूं ना अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली टाइम बचेगा। और इसके बाद अपना सिर्फ कितना चैप्टर्स बचेगा? 3 चैप्टर 7, 8 एंड 9 विच विल नॉट रिक्वायर मोर देन 30 to 35 आवर्स। तो 10 से 12 लेक्चर में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मेरा टारगेट यही है कि जितना जल्दी अपन कोशिश कर सके उतना तुमको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज्यादा मिले। आर वी ऑल क्लियर? तो बेटा 4 पेज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पढ़ के आना, तो मेरा लाइफ और आपका लाइफ दोनों का थोड़ा इजी हो जाएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू इन अ वेरी पोलाइट मैनर कि आप लोग ये मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर ब्रेक।